नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और रिवीजन भी आपका बेहतर चल रहा होगा। सामान्य विज्ञान का हमारा सेशन चल रहा था और सामान्य विज्ञान के सेशन के अंतर्गत हम जीव विज्ञान के समापन की तरफ थे और आज यदि मैं बात करूँ, यदि सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाता हूँ तो आज जीव विज्ञान की यह अंतिम वीडियो रहेगी और इसके बाद जीव विज्ञान आपका पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। अब इसके उपरांत आपको सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो रिवीजन पर करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम रिवीजन को लेकर के कार्य करना पड़ेगा। तो सभी उपस्थित हो जाएं और अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज इस सेशन में जो हमारी चर्चा है, सबसे पहले हम चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं वातपोत्सर्जन से। कहाँ से हमारी चर्चा प्रारंभ होगी? हमारी चर्चा की शुरुआत हो रही है वातपोत्सर्जन से। वाष्पोत्सर्जन से हमारी चर्चा की आज की शुरुआत होगी और एक एक करके चीज़ों को हम गंभीरता से समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन से हमें अपनी चर्चा की शुरुआत करनी है। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये होता क्या है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। सबसे पहले यह हमें समझने की ज़रूरत है। वाष्पोत्सर्जन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्लांट से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, क्या चीज़? प्लांट से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है? प्लांट से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्लांट से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब जब हम वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहे हैं, हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह भी पता होना चाहिए कि इसको लेकर के सबसे पहला विचार किसने दिया। तो इसको लेकर के जो सबसे पहला विचार आया, ये हेनरी नामक एक वैज्ञानिक का आया। हेनरी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन को लेकर अपने विचार दिए और इन्होंने बताया कि प्लांट से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन जो है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद बात आती है कि भाई वाष्पोत्सर्जन जो है ये संपन्न कहाँ होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन संपन्न कहाँ होता है? वाष्पोत्सर्जन संपन्न कहाँ होता है? जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले स्टोमेटा। ठीक है, सबसे पहले देखने को मिलता है कि वाष्पोत्सर्जन जो है वो संपन्न कहाँ होता है? स्टोमेटा में संपन्न होता है। दूसरा क्या देखने को मिलता है कि वाष्पोत्सर्जन लेंटिसेल में भी संपन्न होता है। और तीसरा एक देखने को मिलता है कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है स्टोमेटा, लेंटिसेल के साथ साथ क्यूटिकल में भी देखने को मिलता है। मतलब क्यूटिकल के माध्यम से भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो क्यूटिकल के माध्यम से भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो हमने देखा प्लांट से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहाँ पर होता है? स्टोमेटा में होता है, लेंटिसेल में होता है और क्यूटिकल में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से समझना है कि जैसे हम स्टोमेटा कह रहे हैं तो स्टोमेटा की जब बात करते हैं तो बात आती है कि भाई स्टोमेटा से जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसको हम कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और पौधे की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो इसी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन प्रकार से होता है। तो सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो स्टोमेटा में होती है। और स्टोमेटा में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं और यही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा यदि हम बात करें दूसरा जैसे हम बात कर रहे हैं लेंटिसेल में, तो इसको बोलते हैं लेंटिकुलर
ट्रांसपिरेशन या लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन या लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो आप जो भी चाहें वो नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो क्यूटिकल में होता है उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया स्टोमेटा में होती है उसको हम बोलते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में कुछ चीज़ें हमें समझनी है। जैसे मान लो, बहुत अच्छा भैया चित्र नहीं बनाता हूँ इसलिए कहीं भी थोड़ा सा समझने के लिए, मान लो ये कोई पत्ती है, ठीक है, ये कोई लीफ है, तो इस प्रकार से पत्ती होती है। तो इस प्रकार से जो पत्ती होती है, मान लीजिए ये किसी प्लांट की है, तो इसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे आप देखेंगे ना रंध्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे छिद्र आपको देखने को मिलते हैं, इनको आप कहते हो रंध्र। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो छिद्र होते हैं इन्हीं के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की ये क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये डिटेल स्ट्रक्चर एक प्रकार से कह सकते हैं है स्टोमेटा, किस प्रकार से स्टोमेटा में जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से होता है, इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक होता है क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, एक होता है क्लोज स्टोमेटा, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज है तो इसको बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा। इतना डिटेल में जाना नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। एक दूसरा होता है ओपन स्टोमेटा, जैसे यहाँ पे ओपन है तो इसको हम बोलेंगे ओपन स्टोमेटा। तो स्टोमेटा भी दो प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मीन्स क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है, मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो जब प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है, जब प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है तब ये क्लोज हो जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश कम हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है मान लीजिए, और धीरे धीरे प्रकाश कम हो रहा है, तो जैसे जैसे प्रकाश कम होता है ये क्लोज होता जाता है और अंततः यह क्लोज हो जाता है या बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? जिससे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या हो रहा है, जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में जा रहा है। तो ये बंद इसलिए होता है कि रात्रि में यदि पौधों को आवश्यकता हो जल की, तो रात्रि में पौधे जल की आवश्यकता की पूर्ति इसके माध्यम से कर सकें, इसलिए ये क्लोज हो जाता है। कब? जब प्रकाश की अनुपस्थिति हो जाती है या प्रकाश कम होता है तो ये क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में यदि पूछ लिया जाए कि मदद करने वाला हार्मोन कौन है, कि भाई जब प्रकाश फिर अगले दिन सुबह होगी, प्रकाश प्राप्त होगा पौधे को, तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो जब ये स्टोमेटा क्लोज होने में और इसको ओपन होने में जो मदद करने वाला हार्मोन है उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा, एब्सिसिक एसिड क्या है? ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन है जो स्टोमेटा को क्लोज होने और स्टोमेटा को ओपन होने में मदद करता है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक बचा हुआ था प्लांट का, जो यहाँ पे हमने समाप्त कर दिया। अब प्लांट के टॉपिक समाप्त होते हैं, अब बात आती है एनिमल किंगडम की। प्लांट किंगडम यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद जो चर्चा है वो एनिमल की है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम की, ठीक है, एनिमल किंगडम की यहाँ पे अब बात होने वाली है, मतलब जंतु जगत की बात होने वाली है। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। जंतु जगत की अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। जंतु जगत की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि जंतुओं में दो प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। दो प्रकार की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि कौन से दो प्रकार? तो पहला होता है कशेरुकी
कशेरुकी और दूसरा होता है अकशेरुकी। ठीक है, तो दो प्रकार, जंतुओं में दो प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है। पहला है कशेरुकीय, दूसरा है अकशेरुकीय, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कशेरुकीय को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स, ये बोलते हैं कशेरुकी को। अकशेरुकी की जब हम बात करते हैं तो अकशेरुकी को बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स, ये बोलते हैं अकशेरुकी को। तो कशेरुकी और अकशेरुकी क्या क्या कहते हैं ये आपको पता हो गया। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक होते हैं नोटोकार्ड। ठीक है, नोटोकार्ड, जैसे इसी को, अब चलिए अभी इसको आगे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दो प्रजातियां हमने देख लिया, कशेरुकी, अकशेरुकी। ठीक है, कशेरुकी में यदि हम बात करें तो बोला जाता है कि इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकार्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, तो इसमें क्या होता है? नोटोकार्ड इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी इसमें उपस्थित होती है। अकशेरुकी में यदि हम बात करें तो नोटोकार्ड अब्सेंस होता है, मतलब रीढ़ की जो हड्डी है वो अनुपस्थित होती है। तो ये आपका वर्गीकरण हो गया जो आपको पता हो गया। ठीक है, अब हम जंतु जगत की जब हम बात करते हैं तो जंतु जगत में कई सारे संघ देखने को मिलते हैं। जंतु जगत में कई सारे संघ देखने को मिलते हैं और जंतु जगत से जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं संघों से पूछे जाते हैं। तो कई सारे संघ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक संघ की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ पहला जो संघ है जिसके बारे में हमें देखना है, जिसके बारे में हमें नोट करना है, वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में जब हम बात करते हैं, प्रोटोजोआ संघ के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि यह संघ जो है ये विशेष रूप से एक कशेरुकी जीवों वाला संघ है। मतलब प्रोटोजोआ में वे जीव आते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, जो भी एक कोशिकीय जीव हैं वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ यह स्वतंत्र और परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जो जीव इसमें आते हैं ये स्वतंत्र परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। तो दो चीज़ें हमने देखा कि एक कोशिकीय जीव आते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत और जो आते हैं विशेष रूप से परजीवी होते हैं। विकास क्रम की दृष्टि से बात करें तो ये प्रथम जंतु संघ है। याद रखिएगा, प्रोटोजोआ विकास क्रम की दृष्टि से यदि हम बात करें तो प्रथम जंतु संघ है जिसको प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? ये प्रथम जंतु संघ है। इसको जो बोल रहा हूँ इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें कि इनको कहाँ रखा जाता है तो इनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है इनको प्रोटिस्टा किंगडम में इनको रखा जाता है। ठीक है, इनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। तो सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ के बारे में देखा कि सभी एक कोशिकीय जीव, अधिकतर एक कोशिकीय जीव इसके अंतर्गत आते हैं। परजीवी इसमें आते हैं। विकास क्रम की दृष्टि से ये प्रथम जंतु संघ है और इसके सभी कार्य कोशिका स्तर पर होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके सभी कार्य जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो कोशिका के स्तर पर होते हैं। सभी कार्य कोशिका के स्तर पर संपन्न होते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ के परजीवी संघ को क्या बोला जाता है? स्पोरोजोआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पोरोजोआ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पोरोजोआ क्या है? स्पोरोजोआ मतलब है प्रोटोजोआ के परजीवी संघ को बोला जाता है स्पोरोजोआ। ZOA, वाई नहीं रहेगा, SPOROZOA, स्पोरोजोआ बोला जाता है। ये नोट कर लीजिएगा। इनकी संरचना के स्तर की बात करें तो इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक। क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक। संरचना का स्तर क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक इनके संरचना का स्तर है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है, बहुत पूछे जाते हैं। जैसे
एग्जाम्पल में क्या क्या है इसमें, जैसे अमीबा आता है, जैसे पैरामीशियम इसमें आता है। अमीबा पैरामीशियम के साथ साथ यूग्लिना इसमें आता है, और यूग्लिना को आप जानते हैं जंतु और पादप के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, जैसे हम उसमें आपने नोट किया था ना कि स्वतंत्र जीवी इसमें आते हैं, तो ये स्वतंत्र जीवी हो गए। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये स्वतंत्र जीवी हो गए। जब हम परजीवी की बात करते हैं तो परजीवी इसमें आता है एंट अमीबा। परजीवी का उदाहरण है एंट अमीबा। एंट अमीबा के साथ साथ प्लाज्मोडियम, ठीक है, एंट अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। इसके साथ साथ अगला नोट कर दीजिए लिथमैनिया के बाद अगला इसी में नोट कर लीजिए ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जैसे आपने देखा स्वतंत्र जीवी में इसके उदाहरण के रूप में अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, और जब आप प्रोटोजोआ के बारे में बात कर रहे हैं, इसके जो उदाहरण हैं उसमें कौन परजीवी में बात कर रहे हैं आप, तो परजीवी के रूप में एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, लिथमैनिया और ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, जैसे एंट अमीबा जो है ये एक रोग का कारण है जिसका नाम है अमीबियासिस। क्या नाम है इस रोग का? अमीबियासिस। एक रोग इसके कारण फैलता है जिनका नाम है अमीबियासिस, आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मोडियम तो याद ही होगा आपको, लगातार आप पढ़ते आ रहे हो, बारिश का महीना था अभी तक पढ़ते आ रहे होगे। प्लाज्मोडियम का संबंध कहाँ से है? मलेरिया। ठीक है, इसका संबंध है मलेरिया से। जब बात आती है लिथमैनिया की, लिथमैनिया के बारे में नोट कर लीजिए कि लिथमैनिया का जो संबंध है यह है कालाजार से। कहाँ से संबंध है? कालाजार से। और ट्रिपैनोसोमा की जब बात करते हैं तो जो सोने की बीमारी है वो इससे संबंधित है, सोने की बीमारी। और एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे हमने बताया कालाजार, कि भैया कालाजार ट्रिपैनोसोमा, तो लिथमैनिया, कालाजार का वाहक कौन होता है? तो याद रखिएगा कालाजार का वाहक होता है सैंड फ्लाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि आपको पूछ लिया जाए ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा के बारे में पूछ लिया जाए तो एक मक्खी होती है जिसका नाम है सीसी फ्लाई। इसका कारण क्या है? इसका वाहक कौन है? सीसी फ्लाई। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कालाजार का वाहक कौन है? सैंड फ्लाई। ठीक है, और सीसी फ्लाई भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके उदाहरण के रूप में कि इसके स्वतंत्र जीवी में कौन कौन से आते हैं, और यदि परजीवी की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं, ये आपने उदाहरण देखे। ये उदाहरण आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। इनकी बीमारियों का नाम भी, इनके वाहक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरे संघ की बात आती है। दूसरे संघ का नाम है पोरीफेरा। दूसरा संघ कौन सा आता है? दूसरा संघ आता है पोरीफेरा। दूसरा जंतु संघ आता है पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा ये दूसरा जंतु संघ है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या इसी को अस्पंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्पंज। इसके बारे में क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली बात कि इसमें संगठन का जो स्तर है वो कोशिकीय होता है। इसमें भी जो संगठन का स्तर है वो क्या है? वो कोशिकीय होता है। संगठन का स्तर कोशिकीय होता है। इसके साथ साथ पोरीफेरा के बारे में कुछ फैक्ट यह है कि इसमें कौन से जीव आते हैं? इसमें जो जीव आते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय जीव इसके अंतर्गत आते हैं। बहुकोशिकीय जीव इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी पता होना चाहिए कि बहुकोशिकीय जीव तो आते हैं,
लेकिन इन बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। ऊतकों का जो निर्माण है वो इन बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होता है। इसके साथ साथ इसमें और क्या आता है, तो इसमें विशेष रूप से कांटेदार संरचना पाई जाती है। इसमें जो जीव आते हैं उनमें विशेष रूप से कांटेदार संरचना पाई जाती है, कांटेदार संरचना पाई जाती है। और ये जो कांटेदार संरचना होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पाइकल्स। क्या बोला जाता है, स्पाइकल्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि इन कांटेदार संरचना को स्पाइकल्स बोला जाता है। इनमें जल के प्रवाह के लिए कैनाल तंत्र भी देखने को मिलता है। विशेष रूप से ये जो जीव हैं इनमें कैनाल तंत्र भी आपको देखने को मिलता है। अब इसमें हैं कौन कौन से, इसमें हैं कौन कौन से, नोट कर लीजिएगा। स्पांजिला, इसके उदाहरण में स्पांजिला, ठीक है, पहला उदाहरण है स्पांजिला। दूसरा उदाहरण इसमें है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। और एक चीज़ और कि ये जो जीव हैं बहुकोशिकीय हैं, लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा समूह। तीसरा समूह जो हमें पढ़ना है, तीसरा समूह जो हमें पढ़ना है उसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा। क्या बोलते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट। पोडियम के नीचे आ गया है। एक मिनट का समय लगेगा। चलिए, थोड़ी सी आदत गड़बड़ है, घूम के पढ़ाने की आदत है और उसी के चक्कर में माइक फंस जाता है। अगला समूह आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा अगला समूह आता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सिलेंट्रेटा के बारे में क्या हमें पता होना चाहिए कि सिलेंट्रेटा में जो जीव आते हैं ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। यही सब पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बहुकोशिकीय होते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि पहला जंतु जिसकी शारीरिक संरचना ऊतक स्तर की होती है लेकिन अंग तथा अंगतंत्र नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पहला जंतु ऐसा इसमें आता है जिसकी शारीरिक जो रचना है वो ऊतक के स्तर की होती है। अभी तक जो समूह पढ़े उसमें शारीरिक रचना ऊतक के स्तर की देखने को नहीं मिलती थी। तो ये पहला संघ है जिसमें जो जीव आते हैं उनकी शारीरिक रचना ऊतक के स्तर की होती है, लेकिन इसमें अंग तथा अंग तंत्र का अभाव देखने को मिलता है। इनका शरीर ऊतक के 2 परतों से बना होता है और इसी के कारण इनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर है वो 2 ऊतकों से बना होता है, ऊतक के 2 परतों से बना होता है, इसी के कारण इनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इनमें कोई आंतरिक गुहा नहीं पाई जाती और इसी के कारण इनको एसिलोमेट कहा जाता है। ठीक है, इनमें कोई भी आंतरिक गुहा नहीं पाई जाती और इसी के कारण इनको एसिलोमेट भी कहा जाता है। ठीक है, इस समूह में जो जीव आते हैं एसिलोमेट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इनके टेंटिकल्स में निडोब्लास्टर कोशिका पाई जाती है जिससे ये डंक मारते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इनके टेंटिकल्स में निडोब्लास्टर कोशिका पाई जाती है जिससे ये डंक मारते हैं। इन जीवों में तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। क्या होती है इसमें, तंत्रिका कोशिका तो होती है, तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता, मस्तिष्क नहीं पाया जाता, ये आपको पता होना चाहिए। तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क
देखने को नहीं मिलता है। इनके उदाहरण क्या है? इनका उदाहरण है हाइड्रा और जेलीफिश। इनका उदाहरण क्या है? हाइड्रा और जेलीफिश। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जेलीफिश किसका उदाहरण है, मछली का उदाहरण है या जंतु का, तो आप क्या जवाब दोगे? याद रखिएगा, जेलीफिश जंतु का उदाहरण है, इसीलिए आपको समूह बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सिलेंट्रेटा हो गया। सिलेंट्रेटा के बाद अगला समूह, सिलेंट्रेटा के बाद अगला समूह जो आता है उसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थिज। नोट कर लीजिएगा, अगला जो समूह आता है साथ ही साथ नोट करते चलिए, साथ ही साथ नोट करते चलिए। ठीक है, ये आपका अगला समूह है, मतलब ये आपका चौथा जंतु समूह है जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थिज। ठीक है, इसको यदि हम बात करें तो फीताकृमि या जो फ्लैट वार्म हैं वो इसी में आते हैं, मतलब जो फीताकृमि वाले जीव हैं जिनको बोला जाता है फीताकृमि, वो इसी समूह के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी आंतरिक गुहा अनुपस्थित होती है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी संरचना होती है वहाँ पे 3 परत, ऊतक की 3 परत देखने को मिलती, मतलब इनकी जो संरचना है उसमें ऊतक की 3 परतें देखने को मिलती हैं। पिछले में हमने देखा था 2 परत, यहाँ पे ऊतक की 3 परतें देखने को मिलती हैं। जो इनकी संरचना होती है उसमें ऊतक 3 परत वाला आपको देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिस कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिस कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिस कहा जाता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। सामान्यतः ये परजीवी होते हैं और एक ही जीव में, ज़्यादातर इसमें ऐसे जीव आते हैं जिनमें एक ही जीव में नर और मादा, याद रखिएगा, एक ही जीव में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें उभयलिंगी भी कहा जाता है। तो इस समूह में ज़्यादातर उभयलिंगी आते हैं, याद रखिएगा, उभयलिंगी इस समूह में ज़्यादातर आते हैं। अब इनके उदाहरण के तौर पे यदि मैं बात करूं तो इनके उदाहरण के तौर पे आपको नोट कर लेना है, जैसे फीताकृमि बहुत सारे होते हैं जो मानव परजीवी हैं, या लीवर फ्लूक है जो कि भेड़ के शरीर पर पाया जाता है, वो सब इसके उदाहरण हैं। तो ऐसे सभी जीव जो उभयलिंगी हैं, जहाँ पे नर और मादा एक ही जीव में पाया जाता है, ऊतक जिनकी 3 परतों की बनी होती हैं, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिस कहा जाता है और वो इसी समूह के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 5वां। अब बात आती है 5वें जंतु समूह की, जिसका नाम है एस्कहेलमिन्थिज। क्या नाम है इसका? नोट कर लीजिएगा साथ साथ, एस्कहेलमिन्थिज, ये आपका 5वां जंतु समूह देखने को मिल रहा है। इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? इसी को बोलते हैं निमेटोडा, याद रखिएगा। राउंड वार्म जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, राउंड वार्म जो देखने को मिलते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें कि यहाँ पे अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। अंग तंत्र पाया तो जाता है, लेकिन जो अंग तंत्र यहाँ पे देखने को मिलता है ये पूर्ण विकसित नहीं होता। अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। पहला चीज़, ये इस समूह में अंग तंत्र पाया तो जाता है लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होता है। इनको ट्रिप्लोब्लास्टिस कहा जाता है। आंतरिक गुहा पाई जाती है लेकिन यह ऊतकों से अनुपस्थित होती है। याद रखिएगा, आंतरिक गुहा तो पाई जाती है लेकिन उसमें ऊतक नहीं पाए जाते। सामान्यतः इस समूह में जो परजीवी होते हैं वो आते हैं। सामान्यतः इस समूह में परजीवी आते हैं और इनके उदाहरण के तौर पे जैसे आप नोट कर सकते हो, एस्कैरिस, ये इनका उदाहरण है।
एस्कैरिस के साथ और आपको नोट करना है और नोट कर लीजिए, बूचरेरिया, बूचरेरिया ये इसका उदाहरण है। तीसरा नोट करना है, नोट कर लो हुकवर्म, हुकवर्म भी इसका उदाहरण है। अगला आपको नोट करना है तो पिनवार्म, ये सब इसके उदाहरण हैं, इस समूह के उदाहरण हैं। एस्कैरिस के बारे में आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि ये मानव परजीवी हैं, गोल कृमि हैं। इनको क्या बोला जाता है? गोल कृमि। और ये क्या हैं? ये मानव परजीवी हैं। ठीक है। दूसरा है बूचरेरिया। बूचरेरिया की बात करें तो फाइलेरिया वर्म है, याद रखिएगा, फाइलेरिया वर्म है। और इनका वाहक कौन होता है? इनका वाहक होता है एक मच्छर, नोट कर लीजिएगा उसके बारे में, मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है। तो ये तो हो गया पांचवा समूह। पांचवें समूह के बाद जो सातवां समूह देखने को मिलता है उसका नाम है एनीलिडा। क्या नाम है? एनीलिडा। पांचवा जो छठवां समूह जो देखने को मिलता है जंतु समूह, उसका नाम है एनीलिडा। ठीक है, एनीलिडा समूह। एनीलिडा समूह की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो केचुआ होता है, केचुआ इसी समूह का जीव है। आप कह लीजिए केचुआ जो है वो इसी समूह के अंतर्गत आता है। इस समूह के जो जीव होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिस उनको कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिस कहा जाता है, याद रखना है। तो केचुआ इसका उदाहरण है, आप कह लीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिस होते हैं। आंतरिक गुहा पाई जाती है। अंग तंत्र भी पूर्ण विकसित होता है, लेकिन ज़्यादातर खंडित शरीर देखने को मिलता है। खंडित शरीर ज़्यादातर देखने को मिलता है। अंग तंत्र पूर्ण विकसित लेकिन खंडित शरीर देखने को मिलता है। और बंद परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र इस समूह में देखने को मिलता है। खंडित शरीर, बंद परिसंचरण तंत्र, अंग तंत्र पूर्ण विकसित और नर और मादा प्रजनन अंग एक ही जीव में होते हैं। याद रखिएगा, 1 मिनट। नर मादा प्रजनन अंग एक ही जीव में देखने को मिलते हैं जो कि इस समूह में आते हैं। जैसे जोंक हो गया, केंचुआ हो गया, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने बात किया बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि जो शरीर में आप कह सकते हो जो हार्मोन्स का स्राव है या जो अन्य आवश्यक पदार्थ हैं वो एक सिस्टम के माध्यम से, बहुत सारे आप कह सकते हो अंग तंत्र होते हैं जिनके माध्यम से वो पहुंचते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र आपको काकरोच में देखने को मिलता है। काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। और खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब हो जाता है कि किसी गुहा से पदार्थ निकलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसको लेकर के कोई विशेष धमनी, कोई सिरा नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगला समूह आता है आर्थ्रोपोडा। अगला समूह सातवां आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा समूह। ठीक है, आर्थ्रोपोडा समूह। आर्थ्रोपोडा की जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा, सबसे पहली बात, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा संघ, पृथ्वी का सबसे बड़ा संघ है ये। पृथ्वी का सबसे बड़ा संघ, पृथ्वी का सबसे बड़ा संघ। पृथ्वी का सबसे बड़ा संघ होने के साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिस, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिस होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ पृथ्वी का सबसे बड़ा संघ है। ट्रिप्लोब्लास्टिस होते हैं, शरीर खंडित होता है, आंतरिक गुहा पाई जाती है। और याद रखना है कि यहाँ पे ज्वाइंट लेग पाया जाता है, साथ ही साथ
खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। और खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसके बारे में हमने बात अभी किया है, तो खुला परिसंचरण तंत्र आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसमें विशेष रूप से आपको याद रखना है कुछ चीज़ें, जैसे महत्वपूर्ण वर्ग इसमें जो एक आता है उसका नाम है इंसेक्टा। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है सबसे बड़ा जंतु वर्ग या समूह है, और इसमें यदि हम बात करें 3 पेयर्स ज्वाइंट लेग पाए जाते हैं। 3 पेयर ज्वाइंट लेग जो हैं वो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लें हम हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई के साथ साथ कॉकरोच और मॉस्किटो। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें 3 पेयर ज्वाइंट लेग पाया जाता है, और ये सभी के सभी जो हैं एक प्रकार से इसके उदाहरण हैं, इस वर्ग के उदाहरण हैं। तो ये बात हो गई आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा के बाद जो अगला वर्ग आपको पढ़ना है वो है मोलस्का। क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का अगला वर्ग है। अगला वर्ग आपका है मोलस्का। ठीक है, अगला वर्ग मोलस्का। ठीक है, 8वां है ये आपका मोलस्का। मोलस्का के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए? मोलस्का के बारे में कि दूसरा सबसे बड़ा ये जंतु संघ है, याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ है। ट्रिप्लोब्लास्टिस बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें भी खंडित शरीर देखने को मिलता है, और ये जो शरीर होता है सिर, वक्ष और उदर में खंडित होता है। सिर, वक्ष और उदर में ये खंडित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शारीरिक संरचना की जब बात करते हैं तो मुलायम ऊतकों की बनी होती है। याद रखिएगा, शारीरिक संरचना मुलायम ऊतकों की इनकी बनी होती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिस पर CaCO3 की परत चढ़ी होती है, जैसे स्नेल हो गया। ठीक है, स्नेल हो गया। स्नेल के साथ साथ और क्या है, स्क्वेड हो गया। ठीक है, और क्या है, ऑक्टोपस हो गया। ये सभी के सभी इसके उदाहरण हैं जो कि मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 9वां और अंतिम जो जंतु संघ इसमें आता है, इसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। क्या नाम है? ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार बता दे रहा हूँ। इकाइनो, ये ना हो कि कुछ छोड़ा गया है। इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कांटेदार त्वचा पाई जाती है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है, पोषण परिचालन द्वारा होता है जिसको ट्यूफैक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे स्टारफिश हो गया, स्टारफिश के साथ साथ इसमें सी स्टार हो गया, सी कुकम्बर हो गया, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कशेरुकी जीवों की। ठीक है, जंतु संघ में अब ये तो अकशेरुकी वाला समाप्त हुआ, अब बात आती है कशेरुकी की। कशेरुकी, ठीक है, कशेरुकी की बात आती है। इसमें थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जैसे कशेरुकी में मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होगा। कशेरुकी जीवों में तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होगा। ठीक है, परिसंचरण तंत्र भी देखने को मिलेगा, पूंछ भी देखने को मिलता है। जो कशेरुकी जीव होते हैं उसमें पूंछ भी देखने को मिलता है। और इसमें आपको विशेष रूप से जैसे देखने को मिलता है कि मछली हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, ये सभी के सभी इसमें उपस्थित होते हैं, इस समूह के अंतर्गत आते हैं। मछली में कितने चैम्बर होता है बताया गया है, 2 चैम्बर हृदय होता है। मछली अमीनोटेलिक बोला जाता है, अमीनोटेलिक होती है। उभयचर की बात करें जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, उभयचर में 3 कोशिकीय 3 चैम्बर हृदय पाया जाता है। सरीसृप में हमने आपको बताया है कि जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं वो आते हैं।
इसमें यदि हम बात करें तो 3 चैम्बर हृदय पाया जाता है, लेकिन इसमें मगरमच्छ एक अपवाद है क्योंकि वहाँ पे 4 चैम्बर हृदय देखने को मिलता है। तो ये विशेष रूप से थे जो आपको पता होने चाहिए। और इसके बाद अब बात आती है मानव रोगों की। तो अगला जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में। ठीक है, अगला जो भी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में। ठीक है, मानव और रोग ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा वो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा यदि मैं बात करूं तो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से कंप्लीट करना है। ठीक है, मानव रोग। सबसे पहली बात, रोग क्या होता है। रोग के बारे में यदि मैं बात करूं तो यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो जिसके कारण वो अस्वस्थ है उसी को आप कह सकते हो रोग कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। रोग जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं रोगों के, आइए देख लेते हैं। रोग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है जेनेटिक डिजीजेज या आनुवांशिक रोग। जेनेटिक डिजीजेज या आनुवांशिक रोग। जेनेटिक डिजीजेज जेनेटिक डिजीजेज या आनुवांशिक रोग। दूसरा यदि मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज। क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज या उपार्जित रोग। तो रोग 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो एक्वायर्ड रोग होते हैं इनकी जब मैं बात करता हूँ तो इनको पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उपार्जित जो रोग हैं इनको पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आता है संक्रमित रोग, या इसी को इंग्लिश में आप नोट कर सकते हो इन्फेक्शस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शस डिजीज। और दूसरा देखने को मिलता है असंक्रमित रोग या नॉन इन्फेक्शस डिजीज। ठीक है, दूसरा क्या देखने को मिलता है? असंक्रमित रोग असंक्रमित रोग जिसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शस डिजीज। ठीक है, असंक्रमित रोग और संक्रमित रोग। तो हमने देखा रोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आनुवांशिक रोग, दूसरा होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, संक्रमित रोग और असंक्रमित रोग। संक्रमित रोग मतलब इन्फेक्शस डिजीजेज और असंक्रमित रोग मतलब नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज। ये आपको पता हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके दोनों प्रकारों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे संक्रमित रोग था, संक्रमित रोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लीजिए। संक्रमित रोग कहते किसे हैं? आप जानते हैं कि इसे ट्रांसमिटेबल डिजीज या आप कह लीजिए कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और ये जो संक्रमित बीमारियां होती हैं एक रोगी के शरीर से दूसरे रोगी के शरीर में पहुंच जाती हैं। दूसरा असंक्रमित रोग मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये डिजीजेज ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, उनको हम असंक्रमित रोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम संक्रमित रोगों को देखेंगे, संक्रमित रोगों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम असंक्रमित रोगों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो जो हमें पढ़नी है वो संक्रामक रोगों के बारे में ही पढ़नी है। तो सबसे पहले संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग।
संक्रामक रोग में जैसे इसके कारण क्या होते हैं, सबसे पहले कि भाई इस रोग के कारण क्या होते हैं, तो इस रोग के कारण होते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया, ठीक है। इस रोग के कारण में बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ठीक है, प्रोटोजोआ के साथ फंगस हो गए। ये सभी के सभी जो हैं ये इसके वाहक होते हैं, कारण होते हैं, ये आपको पता हो, कारण होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा बैक्टीरिया, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरिया से संबंधित रोगों को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जीवाणु जनित रोग, ठीक है। तो जीवाणु जनित रोग सबसे पहले हम देख लेते हैं, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोगों की जब हम बात करते हैं तो जीवाणु जनित रोगों में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमें पता होना चाहिए, जैसे टाइफाइड, जैसे निमोनिया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, नोट करते हुए साथ साथ चलिएगा, ठीक है। सिफिलिस हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, सिफिलिस हो गया। सिफिलिस के साथ साथ इसी में नोट कर लीजिए गोनोरिया के साथ इसी में नोट कर लीजिए प्लेग के साथ इसी में नोट कर लीजिए लेप्रेसी के बाद आगे नोट कर लीजिए क्षय रोग के बाद आगे नोट कर लीजिए कालरा के बाद आगे इसी में नोट कर लीजिए डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बाद आगे नोट कर लीजिए टिटनेस, ठीक है। ये कुछ रोग हो गए जो आपको पता होना चाहिए जो कि जीवाणु जनित रोग हैं, और ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, इसी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब जैसे टाइफाइड की मैं बात करूं कि भैया टाइफाइड जो है ये किसके कारण फैलता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ सल्मोनेल टाइफिया, ठीक है। सल्मोनेल टाइफिया के कारण टाइफाइड होता है। निमोनिया के कारण यदि मैं बात करूं तो निमोनिया का कारण नोट कर लीजिएगा जीवाणु, इसका नाम क्या है पूछा जाता है, डिप्लोकोकस न्यूमोंग, डिप्लोकोकस न्यूमोंग, ठीक है, सॉरी न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फिर बात आती है सिफिलिस की, सिफिलिस के बारे में नोट कर लो ट्रेपोनोमा पैलोडियम, ठीक है, ट्रेपोनोमा पैलोडियम सिफिलिस के लिए। फिर बात आती है गोनोरिया में नोट कर लो हीमोफिलस गोनोरी। फिर बात आती है प्लेग में नोट कर लो यारसीनिया पेस्टिस, ठीक है, यारसीनिया पेस्टिस। फिर बात आती है लेप्रेसी या इसी को कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, इसको नोट कर लो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसके बाद बात आती है क्षय रोग की, क्षय रोग को नोट कर लो माइक्रोबैक्टीरियम सेम है, ट्यूबरक्लोसिस
ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, फिर बात आती है कालरा। कालरा में नोट कर लो विब्रियो VIBRO विब्रो कोलोरी। जिनको हिंदी में नोट करना है नोट कर सकते हैं विब्रोयो कोलोरी। इसके बाद फिर बात आती है डिप्थीरिया की। परेशान नहीं होना, अभी मैं हटूंगा तो पूरा समय मिल जाएगा, नोट कर लीजिए। डिप्थीरिया को नोट कर लो स्ट्रेप्टोकोकस डिप्थीरियल। ठीक है, अगला आता है टिटनेस। इसमें नोट कर लो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है, अब ये नोट कर लो आप, ये क्या थे? ये थे जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो जीवाणु जनित रोग में सबसे पहले टाइफाइड, निमोनिया, सिफिलिस, गोनोरिया, प्लेग, लेप्रेसी, क्षय रोग, कालरा, डिप्थीरिया, टिटनेस। इनसे जुड़े हुए जो जीवाणु हैं उनके नाम लिखे गए हैं। हिंदी में भी नोट कर सकते हो सल्मोनेल टाइफिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ट्रिपोनो, एक एक करके नोट कर लो। ट्रेपोनोमा पैलोडियम, गोनोरिया का हो गया हीमोफिलिस गोनोरी, प्लेग का हो गया यर्सिनिया पेस्टिस, लेप्रेसिया कुष्ठ रोग का हो गया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, क्षय रोग का हो गया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कालरा का हो गया विब्रोयो कोलोरी, डिप्थीरिया का हो गया स्ट्रेप्टोकोकस डिप्थीरियल, टिटनेस का हो गया क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। ये मैंने बोल दिया है, अब इसको नोट कर लो आप, फिर हम आगे बात करते हैं। ये क्या हो गए? ये जीवाणु जनित रोग हैं। इन जीवाणु जनित रोगों को नोट कर लो, फिर आगे की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। इसको कृपया करके नोट डाउन कर लिया जाए। चलो इनको नोट डाउन कर लो सब अच्छे से। देखो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, नाम याद होना चाहिए। ठीक है, कि भाई जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं और उन जीवाणुओं का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, जीवाणु जनित रोगों के बाद हम पहुंचेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में। दूसरा आपका आता है विषाणु जनित रोग। ठीक है, विषाणु जनित रोगों के बारे में अब हम देखने वाले हैं। विषाणु जनित रोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि बात हो रही है वायरस से होने वाले रोगों की। तो आप जानते हैं कि इनको क्या बोला जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी। क्या बोला जाता है विषाणु को? सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है इनको, वायरसेस को। ये आपको पता होना चाहिए। 3 प्रकार के ये वायरस देखने को मिलते हैं। वायरस जो हैं ये 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? पहला आपको देखने को मिलता है एनिमल वायरस। एनिमल वायरस। दूसरा आपको देखने को मिलता है प्लांट वायरस। और तीसरा देखने को मिलता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज या इसी को बोलते हैं जीवाणु भोजी। ठीक है, तो 3 प्रकार आपको
पता होना चाहिए। एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी के बारे में जैसे आप जानते हैं कि गंगा नदी का जो पानी है वो दूषित नहीं होता। दूषित ना होने का तात्पर्य यहाँ पे पोल्यूशन की बात नहीं है, यहाँ पे ये बात है कि जल्दी उसमें दुर्गंध नहीं आती है। ठीक है, तो क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसमें एक जीवाणुभोजी बैक्टीरिया पाया जाता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, या आप कह लीजिए उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिसके बारे में वहाँ पे इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब वायरस से होने वाले रोगों के बारे में हमें देखना है कि भैया वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ये तो हमने समझ लिया कि 3 प्रकार के वायरस देखने को मिलते हैं, एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियोफेज। अब इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग में एक एक करके नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले कॉमन कोल्ड। पहला क्या है? कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम। और ये किसके कारण होता है? ये होता है राइनो वायरस के कारण। किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉमन कोल्ड जो कि राइनो वायरस के कारण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका वाहक क्या होता है? कॉमन कोल्ड की बात करें तो वाहक क्या होता है? आप जानते हैं हवा के माध्यम से ये फैलता है, तो इसका वाहक क्या होता है आप समझ लीजिए। हवा जो है ये इसका वाहक है। लक्षण क्या होता है? नाक से पानी निकलता है, कफ आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, और इस प्रकार से जैसे छींकने की लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। ये इस तरह की समस्या देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो कॉमन कोल्ड होता है ये श्वसन तंत्र के सिर्फ ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र जो हमारा है के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। मतलब ये फेफड़े को प्रभावित नहीं करता। जो कॉमन कोल्ड होता है ये फेफड़े को प्रभावित नहीं करता, बल्कि श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग को ही ये प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना है। दूसरी जो बीमारी है वायरस से होने वाली जो समस्या है उसको बोलते हैं डेंगू। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है डेंगू। ठीक है, दूसरी समस्या जो वायरस के कारण होती है उसको बोलते हैं डेंगू। डेंगू का वाहक क्या होता है? मादा एडीज इजिप्ट मच्छर होती है। तो इनका वाहक क्या हो गया? मादा एडीज इजिप्ट मच्छर, मादा एडीज इजिप्ट मच्छर, ये इनका वाहक हो गया। ठीक है, मादा एडीज इजिप्ट मच्छर ये इनका वाहक हो गए। ये आपको पता होना चाहिए। इनके वायरस को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अरबो वायरस या डेंगी वायरस। क्या बोलते हैं? इनके वायरस को डेंगी वायरस, इनके वायरस को बोलते हैं डेंगी वायरस, या इसी को आप कह सकते हो अरबो वायरस। लक्षण क्या इसमें होता है? तीव्र बुखार होता है, जॉइंट जो हैं, जो जोड़ हैं वहाँ पे दर्द का अनुभव होता है, और बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स जो हमारे हैं, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से गिरती है। और एक लिमिट है कि भैया 25,000 30,000 प्लेटलेट्स पहुँच गया तो फिर गंभीर अवस्था में उसको माना जाता है। तीसरी जो समस्या है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी वायरस से होने वाली एक गंभीर समस्या है, एक संक्रमण है। चिकन पॉक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि ये वायरस कौन सा होता है तो नोट कर लीजिएगा, बैरियोला जोस्टर वायरस। बैरियोला बैरियोला जोस्टर वायरस। ठीक है, बैरियोला जोस्टर वायरस के कारण ये समस्या होती है, और यह भी संक्रामक रोग है। मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है। क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तीव्र बुखार इसमें देखने को मिलता है, त्वचा पर फुंसी फोड़े भी यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये तो हो गया चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के बाद अगला जो वायरस से
होने वाली समस्या है वो है स्मॉल पॉक्स। क्या है? स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स के बाद स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं बैरियोला वायरस। क्या बोलते हैं इसको? बैरियोला वायरस। बैरियोला वायरस याद रखिएगा। चिकन पॉक्स को बोलते हैं बैरियोला जोस्टर वायरस और स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं बैरियोला वायरस, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी बुखार, शरीर में दर्द, लाल लाल धब्बे शरीर पर बन जाना, तो इस तरह के चीज़ें देखने को मिलते हैं। और इसके बचाव के लिए चेचक के टीके का भी आविष्कार किया गया, और जो चेचक के टीके का आविष्कार किया गया उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। इसके बाद अगली जो समस्या देखने को मिलती है वो आती है पोलियो की। ठीक है, हालांकि भारत पोलियो मुक्त राष्ट्र है, तो अगली जो समस्या देखने को मिलती है वो है पोलियो। पोलियो भी वायरस के कारण ही फैलता था। पोलियो की बात हो रही है। पोलियो की जब हम बात कर रहे हैं, वायरस जनित बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो पोलियो जो है ये विशेष रूप से एंटेरियो वायरस, पोलियो जो है विशेष रूप से एंटेरियो वायरस के कारण फैलता है। इसका जो वाहक होता है हाउस फ्लाई जो है, याद रखिएगा, हाउस फ्लाई जो है ये इसका वाहक है। हाउस फ्लाई के माध्यम से ये फैलता है और इसमें समस्या क्या होती है? हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और जो तंत्रिका तंत्र है वो पूर्णतया नष्ट हो जाता है। तो ये पोलियो हो गया। पोलियो के बाद फिर बात आती है HIV एड्स की। HIV एड्स, ठीक है, HIV एड्स की बात आती है। HIV एड्स की जब बात हम करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। कई बार पूछा जाता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए। वायरस यहाँ पे जो है उसका क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या नाम है? नोट कर लीजिएगा, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। और इसमें टेस्ट कौन सा होता है इसके लिए? एड्स के लिए टेस्ट कौन सा होता है? उस टेस्ट का नाम है एलिसा। एलिसा परीक्षण कराया जाता है। जब एड्स की जांच करानी हो तो वहाँ पे एलिसा परीक्षण कराया जाता है। और इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, एंजाइम, नोट कर लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सार्बेंट एरे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सार्बेंट एरे, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। एलिसा टेस्ट कहाँ होता है? HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो HIV वायरस है ये किस फैमिली का है, तो याद रखिएगा ये रेट्रो फैमिली का है। किस फैमिली का है? रेट्रो फैमिली का है। और इसका पहला केस जो देखा गया था वो वर्ष 1981 में देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? USA में देखा गया था। भारत में पहले केस की बात करें कि भाई HIV एड्स का भारत में पहला केस कब मिला, तो वर्ष 1986 में भारत में HIV एड्स का पहला केस मिला था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, फैलाव कैसे होता है HIV एड्स का? सबसे पहली बात, रक्ताधान के कारण कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो उसके रक्त को यदि किसी और को चढ़ाया जाता है तो वहाँ से हो सकता है। निडल से फैलता है, जो सुइयां हम इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए उसका इस्तेमाल किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति पर किया गया है और सेम का उपयोग आपके साथ कर लिया जाए तो वहाँ पे हो सकता है। इसके साथ साथ आप कह सकते हो तीसरा कि जब संक्रमित माँ, मान लीजिए कोई माँ है जिसके पेट में आप कह सकते हो कि भ्रूणीय अवस्था में
गर्भ है तो उस माँ से बच्चे में आ सकता है। इसके साथ साथ असुरक्षित यौन संबंध से भी जो है एड्स फैलता है। तो एड्स फैलने के बहुत सारे कारण हैं और इसमें क्या लक्षण होते हैं? भूख ना लगना, भूख ना लगेगी तो आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं, तो उससे शरीर कमज़ोर होता जाता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, लो एनर्जी आप फील करोगे। और इसमें जो दवा दी जाती है वो पूछा जाता है, तो नोट कर लो इसका नाम क्या है? एजिडो, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। अभी तक जितना नोट किया है एड्स के बारे में, जैसे उसका फुल फॉर्म, एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म, इन सब को नोट कर लो, फिर बताते हैं कि इसमें दवा कौन सी दी जाती है। एजिडोथाइमिडीन नोट कर लो दवा का नाम, एजिडो, AZIDO THYMEDINE, ठीक है। एजिडोथाइमिडीन ये दवा है जो कि एड्स के लिए दी जाती है, तो इस दवा के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है रेबीज की। अगला जो आता है 7वां, वो आता है रेबीज। रेबीज विशेष रूप से जैसे कुत्ते होते हैं, बंदर होते हैं, बिल्लियां होती हैं, इनके काटने से फैलता है, तो रेबीज इनसे संबंधित है। और रेबेडा वायरस है, नोट कर लीजिएगा, ये जो है रेबेडा वायरस है, उसी के कारण ये फैलता है। तो सबसे पहले रेबीज, इसमें होता क्या है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब पानी को देखने से डर लगता है। और इसमें जो वायरस है उसको बोलते हैं रेबेडा वायरस, ठीक है। और इसका वाहक कौन होता है? तो वही हो गए कुत्ता, बिल्ली, बंदर। यदि कोई ऐसे संक्रमित है और वो आपको काट लेता है तो इस तरह की समस्या देखने को मिलेगी। अगला आता है मम्प्स या गलसुआ। अगला जो आता है, अगला आता है मम्प्स, नोट कर लीजिएगा, मम्प्स या इसी को बोलते हैं गलसुआ। यह भी वायरस से होने वाला एक संक्रमण है, ठीक है। मम्प्स या गलसुआ किसके कारण होता है? तो पैरामॉक्सी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पैरामॉक्सी, ठीक है, पैरामॉक्सी वायरस के कारण ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वाहक कौन होता है इसका? हवा हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, ये सब इसके वाहक होते हैं। लक्षण क्या होता है? लक्षण इसमें ये है कि ये लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। आपकी जो आवाज़ है वो बैठ जाती है, जो जबड़ा है वो कठोर हो जाता है, और लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं तो निश्चित तौर पे जो आपका पाचन तंत्र है वह भी प्रभावित होता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इबोला की। इसके बाद बात आती है इबोला की। इबोला की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इबोला जो फैलता है ये इबोला वायरस के कारण ही फैलता है। इबोला वायरस, इबोला वायरस के कारण ही ये फैलता है, ये आपको होना चाहिए। वाहक इसका कौन सा होता है? चमगादड़। इसका वाहक क्या है? इसके वाहक हैं चमगादड़, ये आपको पता होना चाहिए। लक्षण इसमें क्या होता है? इसमें डायरिया हो जाता है व्यक्ति को, एनीमिया हो सकता है व्यक्ति को, तो ये सभी समस्या हो जाती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्र भी पूरी तरह से प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र भी इसमें प्रभावित होता है, तो इबोला वायरस इसका जिम्मेदार है। इबोला के बाद अगला आपका आता है निपाह। निपाह भी बहुत चला था, तो अगला आपका आ गया कौन सा वायरस है? कौन से क्रम का था? 9वां। अगला 10वां आपका आ गया निपाह। निपाह, और निपाह की जब हम बात करते हैं तो निपाह, इसके वायरस का क्या नाम है? इसके वायरस का नाम है निपाह वायरस।
निपाह वायरस। वायरस का नाम क्या हो गया? निपाह वायरस। और इसमें आपको बता दें, इसको बोला जाता है जूनोटिक डिजीज़। क्या बोला जाता है इसको? जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, जूनोटिक डिजीज़ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जंतुओं से मनुष्य में फैलता है, इसीलिए इसको जूनोटिक डिजीज़ बोला जाता है। लक्षण क्या हैं? लक्षण इसमें ब्रेन फीवर होता है। जो तंत्रिका तंत्र हमारा है वो पूरी तरह से, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, तंत्रिका कोशिका नष्ट हो जाती है और इसको जूनोटिक डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो निपाह हो गया। निपाह के बाद फिर बात आती है स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू के बाद फिर बात आती है बर्ड फ्लू की। तो सबसे पहले स्वाइन फ्लू देख लेते हैं। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू को हम साथ देखते हैं, क्योंकि इनके वायरस के जो नाम है उसको लेकर के हम कई बार गलती कर देते हैं। तो H1N1 वायरस जो है वो स्वाइन फ्लू का वायरस होता है। और आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है? सूअर का मांस खाने से ये फैलता है। ठीक है, सूअर के संपर्क में रहने से ये फैलता है। लक्षण क्या होता है? इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और गला आपका जो है वो बैठ जाता है। ठीक है, तो ये स्वाइन फ्लू हो गया। इसके बाद बात आती है बर्ड फ्लू की। ठीक है, अगला आता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू की बात करें तो इसका वायरस जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा है? H5N1 वायरस। H5N1 वायरस जो है वो बर्ड फ्लू का वायरस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे फैलता है? ये हेंस और डक से फैलता है। हेंस और डक से फैलता है, ये आपको पता होना चाहिए। हेंस और डक से फैलता है। लक्षण इसमें क्या हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और जो श्वसन तंत्र हमारा है वो भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र भी हमारा प्रभावित हो जाता है। इसके बाद हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी नोट कर लीजिएगा। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बारे में नोट कर लीजिएगा कि हेपेटाइटिस ए और बी जो हैं ये भी वायरस से फैलने वाले ही रोग हैं। हेपेटाइटिस ए की बात करें, इसको बोलते हैं एलो जॉइंडिस। क्या बोलते हैं? एलो ठीक है, इसको बोलते हैं एलो जॉइंडिस, हेपेटाइटिस ए को। और हेपेटाइटिस ए की जब हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं पीलिया की यहाँ पे बात हो रही है। और पीलिया में क्या होता है? जो यकृत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और यकृत जो है वो बिलीरुबिन नामक एक वर्णक है जिसको स्रावित करने लगता है। हेपेटाइटिस बी की जब बात करते हैं तो इसको बोला जाता है वाइट जॉइंडिस। क्या बोला जाता है? वाइट जॉइंडिस या सफ़ेद पीलिया इसको बोला जाता है। और हेपेटाइटिस बी में रक्त में संक्रमण हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है, नोट कर लीजिएगा, सार्स की। अगला जो आता है वो है सार्स, SARS। इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्या है ये? इसको बोलते हैं सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब यहाँ पे जो सेर्प्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वायरस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप ऑफ वायरस। पहला केस कहाँ पे मिला था? 2002 में चाइना में देखने को मिला था। फैलने का माध्यम क्या है? लार से, छींक से और हाथ मिलाने से ये फैलता है। 2002 में चाइना में पहला मामला आया था। लक्षण क्या है? हाई फीवर हो जाता है, कोल्ड और कफ हो जाता है, सांस लेने में आपको समस्या देखने को मिलती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि चाहे वो सार्स की बात कर लें, चाहे हम MERS बोलते हैं, मर्स बोलते हैं, उसकी बात कर लें, या कोविड-19 की बात कर लें, ये तीनों के तीनों जो हैं ये कोरोना वायरस से फैलने वाले
रोग हैं ये आपको पता होना चाहिए। इन सब को लेकर के जब हम बात करते हैं तो हम कोरोना वायरस की बात करते हैं। अगला आपको देखने को मिलता है मीसल्स या खसरा। ठीक है, अगला जो देखने को मिलता है वो है मीसल्स या खसरा। मीसल्स या खसरा। ठीक है, मीसल्स या खसरा की बात हो रही है। मीसल्स या खसरा की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पैरामिक्सो वायरस के कारण ये फैलता है। किसके कारण? पैरामिक्सो वायरस। इसको फैलाने के लिए पैरामिक्सो वायरस जो है वो जिम्मेदार होता है। और वाहक इसका क्या होता है? जल, भोजन, लार, वायु इसका वाहक है। इसमें होता क्या है, जो हमारी आंत होती है उसमें छिद्र बन जाता है और जब हम मल परित्याग करते हैं तो उसमें ब्लड आता है। तो ये इसका आप कह सकते हैं लक्षण है। इन्फ्लुएंजा, इसके बाद बात आती है इन्फ्लुएंजा की। ठीक है, इसके बाद अगला आता है मीसल्स के बाद इन्फ्लुएंजा। अगला जो आता है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की जब हम बात करते हैं तो यह भी वायरस से होने वाला रोग है। ज़्यादातर ये जो बीमारी है ये बुढ़ापे में या बच्चों में देखने को मिलती है, गर्भवती महिलाओं में भी देखने को मिलती है। इसमें रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये तो अभी तक थे आपके वायरस से होने वाले रोग। वायरस के बारे में आपने देख लिया, जीवाणु जनित आपने रोग देख लिया। अब बात आती है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ। ठीक है, अब आप जो देखोगे वो प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियों को देखोगे। और आपको बता दें एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, कि जैसे हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, हम एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे काम करेगा? नोट कर लीजिएगा कि जीवाणु, प्रोटोजोआ व कवक से फैलने वाले रोगों के लिए ही एंटीबायोटिक काम करता है। जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोगों के लिए ही एंटीबायोटिक काम करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में जैसे मलेरिया, कालाजार, मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, पायरिया हो गया। पायरिया के बाद हो गया एक होता है सोने की बीमारी। इसके बारे में अभी हमने बताया है, जब जंतु जगत हम पढ़ रहे थे तब हमने इसकी चर्चा किया था, सोने की बीमारी। और फिर आता है अमीबियासिस। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हमने पूर्व में बात किया है, इसलिए अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसी सेशन में हमने बात किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कवक जनित रोगों के बारे में। तो प्रोटोजोआ से संबंधित रोगों के बारे में अभी हम जब जंतु समूह देख रहे थे वहाँ पे हमने बात किया था। अब हम बात करते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। कवक जनित रोग के बारे में जब हम बात करते हैं तो जैसे दाद, ठीक है, दाद, खाज, गंजापन, दाद, खाज, गंजापन और एथलीट फुट, ये जो बीमारियां हैं ये कवक जनित बीमारियां हैं। अब जैसे दाद की यदि मैं बात करूं, इसको रिंग वार्म भी बोलते हैं, तो इसमें नोट कर लीजिएगा इसके लिए जो फंगस होता है, फंगस के नाम आपको नोट कर लेने हैं। इस फंगस के नाम, कि दाद जो फैलता है किस फंगस के कारण फैलता है, तो इसका नाम नोट कर लीजिएगा, इसका पूरा नाम नोट कर लीजिए। 3 इसमें फंगस आपको नोट करने हैं। पहला है ट्रिकोफाइटोन, दूसरा है माइकोस्पोरम और तीसरा है
फाइटोम। ठीक है, ये 3 के 3 जो हैं ये किसके लिए जिम्मेदार हैं? ये दाद के लिए जिम्मेदार हैं। तीनों का नाम पता होना चाहिए। ट्रिकोफाइटोम पहला हो गया, दूसरा आपका हो गया मिकोस्पोरम, और तीसरा हो गया एपिडर्माटोफाइटोम। ये तीनों के तीनों जो फंगस हैं ये दाद के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, इसी के बाद खाज की बात आती है। खाज पे क्या होता है? त्वचा में खुजली आपको देखने को मिलती है, और इसके लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम है एस्परगिलस। ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है खाज के लिए, एस्परगिलस फूमीगेट्स। ठीक है, फूमीगेट्स नोट कर लीजिएगा, एस्परगिलस फूमीगेट्स। ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये खाज के लिए जिम्मेदार है। दाद के लिए जितने कवक जिम्मेदार थे वो बता दिया, ये खाज के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद बात आती है गंजापन। गंजापन के लिए कौन जिम्मेदार है? नोट कर लीजिएगा, डैंड्रफ फंगी। इसका नाम है डैंड्रफ फंगी, और कवक का जो नाम है उसको बोलते हैं टीनिया, टीनिया कैपाटिस। क्या बोलते हैं? टीनिया कैपाटिस। ठीक है, टीनिया कैपाटिस किसके लिए जिम्मेदार है? गंजापन के लिए जिम्मेदार है। एथलीट फुट, एथलीट फुट के लिए कौन सा जिम्मेदार है? नोट कर लीजिएगा, एथलीट फुट के लिए कौन सा जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है टीनिया। कौन जिम्मेदार है? टीनिया नामक फंगस, टीनिया। एथलीट फुट में क्या होता है? जैसे पैरों की अंगुलियां हैं तो दो अंगुलियों के बीच में जो है स्किन है बहुत ख़राब हो जाती है, कई बार स्किन सड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एथलीट फुट, और इसके लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है अस्थमा। अस्थमा भी आपको पता होना चाहिए, यह भी कवक से होने वाला एक प्रकार का संक्रमण है, और इसमें भी जो सांस नली हमारी है वो बाधित हो जाती है। उसमें एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया जाकर जम जाता है और उससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इसी के कारण इनहेलर लेना पड़ता है हमें। तो अस्थमा के लिए नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना एस्परगिलस, तो एस्परगिलस अस्थमा के लिए। ठीक है, एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, अस्थमा जो है एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स कवक से जो है ये फैलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हो गया, एथलीट फुट हो गया, अस्थमा हो गया, और गंजापन हो गया, दांत खाज हो गया। तो ये कवक जो हैं उन कवक के नाम आपको पता हो, बस इतना ही जानकारी आपसे उम्मीद की जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गए कवक जनित। इसके बाद भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि प्रदूषण से होती हैं। ठीक है, प्रदूषण से भी कई सारी बीमारियां होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में सबसे पहले जो देखने को मिलता है वह है मिनी माता रोग। मिनी माता कन्वेंशन भी आपने पढ़ा होगा, तो मिनी माता रोग हो गया। मिनी माता रोग के बाद दूसरा जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं इताई इताई, इताई इताई रोग। ठीक है, इताई इताई रोग के बाद अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बाद अगला है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के बाद अगला है ब्लैक फुट डिजीज। ये क्या हैं? ये जो बीमारियां हैं ये प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं, प्रदूषण जनित बीमारियां हैं। जैसे मिनी माता की जब हम बात करते हैं तो ये जो फैलता है ये मरकरी की अधिकता के कारण फैलता है। शरीर में मरकरी की अधिकता हो जाए तो आपको मिनी माता रोग हो सकता है। इताई इताई की जब हम बात करते हैं तो इताई इताई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण होता है।
किसके कारण? कैडमियम, कैडमियम की अधिकता के कारण ये होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम की यदि हम बात करें तो इसमें नोट कर सकते हैं नाइट्रेट, और इसमें नोट कर लीजिए नाइट्रेट या मेथामोग्लोबिन की अधिकता के कारण, सिर्फ नाइट्रेट याद रखिए तो भी सही है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये होता है। विल्सन डिजीज जो है किसके कारण होता है? विल्सन डिजीज में नोट कर सकते हैं कि कॉपर की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है? कॉपर की अधिकता के कारण होता है। और यदि ब्लैक फुट नोट करना है तो नोट कर लीजिए आर्सेनिक की अधिकता के कारण, आर्सेनिक संदूषण के कारण ये बीमारी होती है। तो ये प्रदूषण जनित बीमारियां हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद बात आती है जेनेटिक डिजीजेस की, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण था रोगों का वो था जेनेटिक डिजीजेज, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग। तो अब जो चर्चा है वो आनुवांशिक रोगों की होने वाली है, आनुवांशिक रोग की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। आनुवांशिक रोग की बात करते हैं, सबसे पहले आता है वर्णांधता। क्या आता है सबसे पहले? वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता के बारे में जब हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये नर में ज़्यादा होता है, मादा में कम देखने को मिलता है। इसे एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एक्स लिंक्ड एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज भी इसको कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस को, ठीक है। और इसमें क्या होता है? आँखों के कोन सेल में समस्या के कारण ये उत्पन्न होता है, और इसमें जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इससे जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इशिहारा। क्या बोलते हैं? इशिहारा। इशिहारा नामक एक टेस्ट इसके लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गई वर्णांधता के बारे में जो जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्णांधता के बाद दूसरा जो है वो हम बात करते हैं हीमोफीलिया। पहला हो गया वर्णांधता, दूसरा हो गया हीमोफीलिया। यह भी एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है, और हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, और इसको बोलते हैं एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज, ठीक है। जैसे पहले को था उसको भी यही बोलते थे एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज, और इसको भी बोलते हैं एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज। ये आपको पता होना चाहिए। इस रोग की वाहक जो हैं वो बोला जाता है स्त्रियां हैं, और इसमें रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है, विटामिन के की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स बहुत कम बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है डाउन सिंड्रोम। तीसरा जो आता है वह है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में तीसरा आता है। डाउन सिंड्रोम की जब हम बात करते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति की कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आप जानते हैं जो कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है वहाँ पे 23 जोड़ी गुणसूत्र आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से प्रभावित होता है वहाँ पे 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? जो 21वीं जोड़ी होगा वहाँ पे 2 के बजाय ये 3 हो जाता है, और इससे जो कुल गुणसूत्रों की संख्या है वो 47 हो जाती है, ठीक है। इससे कुल गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 47 हो जाती है। इसमें चेहरा चपटा, आँखें, मतलब एक प्रकार से जैसे मंगोलियाई लोग होते हैं ना, कि उस प्रकार से चेहरा इसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होती है, वो गुणसूत्र होता है वो प्रभावित होता है, वो 2 के स्थान पे 3 हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य के
जो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला, ये तो हो गया डाउन सिंड्रोम। अगला आपका आता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा आता है? टर्नर। टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम अगला देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की यदि हम बात करें तो फीमेल के एलोसोम में डिसऑर्डर हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं उनके एलोसोम में डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, एलोसोम में डिसऑर्डर हो जाता है। एलोसोम में डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पे जैसे फीमेल के बारे में आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, 44 प्लस XX ऐसे पढ़ा होगा ना। एलोसोम की जब हम बात करते हैं तो 44 प्लस XX जो होता है ये तो सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि ये जो XX है इसके स्थान पे 44 प्लस 0 हो जाता है। मतलब ये जो XX हैं ये विलोपित हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, और ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो बाझपन का शिकार होती हैं। दोनों X नहीं गायब होते, यहाँ पे एक X गायब होता है, एक X रहता है, एक X गायब हो जाता है, और ऐसी जो महिलाएं हैं वो बाझपन की शिकार हो जाती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे गुणसूत्र कुल कितने हो जाते हैं? यहाँ पे गुणसूत्र कुल हो जाते हैं 45। 44 प्लस एक X रहता है, एक X गायब हो जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब अंडाशय का निर्माण नहीं हो पाता। तो टर्नर सिंड्रोम हो गया। टर्नर सिंड्रोम के बाद अगला जो आता है आनुवांशिक बीमारी में उसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से ये मेल एलोसोम डिसऑर्डर डिजीज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मेल एलोसोम डिजीज। मेल एलोसोम डिजीज बोला जाता है। मतलब 44 प्लस XY सामान्य अवस्था में आप देखते हो, 44 प्लस XY सामान्य अवस्था में देखते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो X व Y हैं इसमें आपको देखने को मिलता है इस एलोसोम में कि X और Y अतिरिक्त जुड़ जाता है, जिससे इनकी संख्या 47 हो जाती है। मतलब 44 प्लस XY में या तो यहाँ पे X जुड़ जाएगा या तो Y जुड़ जाता है, जिससे यहाँ पे ये संख्या हो जाती है 47। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ध्यान रखिएगा, ऐसा जो मेल पर्सन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, या उसको दूसरे शब्दों में नपुंसक बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसजेंडर या नपुंसक हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है, ये तो बात हो गई कि संक्रामक डिजीज की, ये हो गए सारे दोनों प्रकार आपने देख लिए। अब इसके बाद बात आती है गैर संक्रामक डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। गैर संक्रामक रोग, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की अब हम बात करने वाले हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की हम बात करें तो विशेष रूप में जैसे आप देखते हो कैंसर, जैसे आप देखते हो डायबिटीज़, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको गैर संक्रामक रोगों के अंतर्गत रखा जाता है। कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी किसको बोलते हैं? कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और कैंसर में होता क्या है? कैंसर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, और अनियंत्रित कोशिका विभाजन यदि है तो उसको कैंसर कहा जाएगा। कैंसर जिस जीन के कारण फैलता है उसको बोलते हैं ओन्कोजीन। ओन्कोजीन, कैंसर जिस जीन के कारण फैलता है उसको बोलते हैं ओन्कोजीन। ये आपको पता होना चाहिए। कैंसर सेल को ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है, और ये दो प्रकार के होते हैं।
कैंसर सेल को हम ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला है मैलिग्नेंट, पहला प्रकार जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट, और दूसरा प्रकार है जिसको बोलते हैं बेनाइन। क्या बोलते हैं? बेनाइन और मैलिग्नेंट, ये दो प्रकार कैंसर के आपको देखने को मिलते हैं। जो मैलिग्नेंट होता है ना, यही खतरनाक होता है, क्योंकि यह क्या है, ये मूव करता है। मतलब इनकी जो कोशिकाएं हैं ना, वो गति करती हैं। मतलब एक कोशिका में पहले फैला है, फिर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी कोशिका में तीसरी कोशिका में, इसी प्रकार से ये फैलता रहता है और इसीलिए ये खतरनाक माना जाता है। बेनाइन जो होता है, इसमें कोशिकाएं गति नहीं करती हैं। मतलब यदि एक कोशिका में है तो वो एक ही कोशिका में रहेगा। इसके उदाहरण के रूप में मोल को बोला जाता है। जैसे तिल होता है ना, तिल एक आप कह सकते हो कैंसर का ही एक रूप है, लेकिन ये जो बेनाइन प्रकार का होता है इसलिए हानिकारक नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मोल होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बढ़ता जाता है, वो रुका रहता है। तो यह भी एक इसका प्रकार है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर पर बहुत सारे तिल निकल रहे होते हैं, तीव्र गति से बढ़ते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर सलाह देते हैं कि एक बार आप चेकअप कराइए, क्योंकि ये कैंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन हो रहा है, अनियंत्रित तरीके से ये बढ़ रहे हैं पूरे शरीर में, तो वहाँ पे बोला जाता है। ठीक है। अब यदि हम बात करें कैंसर के प्रकार की, तो कैंसर जो है प्रमुख रूप से, जैसे हमने देखा कि कैंसर 3 प्रकार का होता है। ठीक है। कैंसर जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें से ल्यूकीमिया आपने पढ़ा होगा एक प्रकार। तो कैंसर का जो प्रकार है वो 3 प्रकार का है। पहला है कार्सिनोमा, दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं सैक्रोमा, तीसरा जो प्रकार है जो आपने पढ़ा है हमेशा उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। ठीक है। सैक्रेमा मतलब क्या होता है? बोन मतलब हड्डियों का कैंसर। ये हड्डियों का कैंसर हो गया, ये हो गया ब्लड कैंसर हो गया। और पहला जो प्रकार है जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा, इसको बोलते हैं उपकला ऊतक में होने वाला कैंसर। जैसे सामान्य रूप से हम देखें तो यही संख्या सबसे ज़्यादा है, जैसे फेफड़े में कैंसर, यकृत में कैंसर, अग्नाशय में कैंसर, त्वचा के उपकला में कैंसर। तो ये जो है बहुत खतरनाक होता है। सामान्य तौर पर सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो इसी की है। ठीक है। दूसरा सैक्रोमा जो हड्डियों का कैंसर, और ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किससे जुड़ता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब कैंसर फैलता कैसे है? एक तो पराबैंगनी किरणों के माध्यम से फैलता है, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, आप जानते हैं हर जगह चेतावनी होती है, और पेंट जो होता है उससे भी कैंसर फैलता है। टेस्ट कौन सा होता है? टेस्ट इसके लिए बायोस्पू एक टेस्ट होता है। इसके लिए जो टेस्ट होता है, जैसे इसके लिए जो टेस्ट होता है, कैंसर टेस्ट जो होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। कैंसर टेस्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, एक होता है MRI, CT स्कैन, ये सभी टेस्ट आपके कैंसर के होते हैं। तो बायोस्पू इसको पहला याद कर लीजिएगा, बायोस्पू, क्योंकि ये कम सुना होगा। बाकी CT स्कैन, MRI ये तो सब आप सब जानते हैं। ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है? जैसे कीमोथेरेपी हो गया, कुछ केसों में सर्जरी हो जाता है, कुछ केसों में रेडियोथेरेपी होता है। तो ये इसके इलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। और इस प्रकार से आपका जो आप कह सकते हो कि जो मानव रोग से संबंधित चर्चा थी वो समाप्त होती है। इसके बाद फिर जैव विकास आपको पढ़ना है। जैव विकास में बहुत ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। इसमें विशेष रूप से जीवों में होने वाले सतत विकास की बात होती है। 2 सिद्धांत आते हैं, दोनों सिद्धांतों को आप पढ़ लीजिएगा। पहला है लैमार्क का सिद्धांत, दूसरा है डार्विन का सिद्धांत। ठीक है, डार्विन के 5 सिद्धांत हैं। लैमार्क के सिद्धांत की बात करते हैं तो 2 सिद्धांत हैं। जैसे लैमार्क के सिद्धांत में पहले अंगों का विकास एवं अनुप्रयोग, दूसरा सिद्धांत जो इन्होंने दिया वो दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और फिर इसके बाद डार्विन के 5 सिद्धांत पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्राकृतिक वर्णवाद, प्राकृतिक वर्णवाद के बाद दूसरा जो इन्होंने सिद्धांत दिया जीवन संघर्ष, तीसरा सिद्धांत दिया योग्यतम की उत्तरजीविता, चौथा सिद्धांत दिया प्रजनन की तीव्र दर, और 5वां जो इनका सिद्धांत था वो था वंशानुगत एवं विविधता। तो ये 5 सिद्धांत डार्विन के और 2 सिद्धांत लैमार्क के पढ़ लीजिएगा। अक्सर परीक्षा में यही पूछा जाता है कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, वंशानुगत का सिद्धांत किसने दिया, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसको थोड़ा सा पुस्तकों से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं बता दूं कि सामान्य विज्ञान हमने सफलतापूर्वक आज के इस सेशन में समाप्त कर लिया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब इसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करके इसको 100% अपना बनाने का काम करिएगा, जिससे परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। हमारी तरफ से यदि कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो उस बारे में भी आप हमें अवगत कराइएगा, जिससे हम उस दिशा में कार्य कर सकें। ठीक है, और यदि अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान हमने समाप्त किया है, इसको लेकर के एक रिव्यू की वीडियो मैं आप सबसे अवश्य साझा करूंगा, जहां पर आप सबको अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी कि ये सेशन कैसा रहा, इस सेशन से आपको कुछ लाभ मिला है या नहीं मिला है तो किस स्तर तक का मिला है, उन सब बारे में हम बात करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। जैसे अभी तक आप अपना सहयोग, अपना प्यार देते आए हैं, उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से लगातार बना रहेगा ये सहयोग आपका। और यदि ये सहयोग बना रहा तो निश्चित तौर पे जो हमने सोच रखा है इस परीक्षा को लेकर के हम 100% अपना देने में सफल रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।